नमस्कार छात्रों, फिर एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता, हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेलगाम की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, पहला पाठ बड़े घर की बेटी को लेकर हमने चर्चा शुरू की थी, जिसमें अब तक हमने ये देखा कि लाल बिहारी के बुरे बर्ताव के कारण आनंदी को चोट लगी है और श्रीकंठ सिंह जब शनिवार को घर आए तो पिता बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी ने आनंदी के व्यवहार को लेकर, उसके बातों के तौर तरीके को लेकर अपने श्रीकंठ के सामने अपना पक्ष रखा, जिसके चलते भड़के हुए श्रीकंठ जब आनंदी से मिलते हैं तो आनंदी का पक्ष सुनकर भी उनका गुस्सा दुगना हो जाता है और सोचकर अंत में वो घर छोड़कर अपनी गृहस्थी अलग बसाने का निर्णय करते हैं। और इससे बेनी माधव सिंह को जो चिंता होती है कि जो हमारा श्रेष्ठ कुल है इस गांव में, अगर उसकी ऐसी दुर्गति होगी तो कैसे चलेगा, ये पिता की चिंता है, दुश्चिंता है। लेकिन श्रीकंठ सिंह स्त्री के मान सम्मान के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए पिता से ये आग्रह कर बैठते हैं कि या तो आप लाल बिहारी को अपने साथ रखिए या फिर मुझे ही। मैं अब लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहूँगा, मेरी स्त्री का, मेरी पत्नी का यहाँ पे अपमान होता है, आदि आदि विषय वहाँ पे चर्चा के केंद्र बनते हैं। और ये सब जब बातें हो रही थी तभी लाल बिहारी सिंह भी ये बातें, भाई और पिता की बातें, घर की चौखट पर खड़ा होकर सुनता रहता है। तो अब लाल बिहारी के मन की दशा क्या थी तथा आनंदी अंततः क्या निर्णय लेती है, ये आज की कक्षा में हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं। श्रीकंठ सिंह ने जब कहा कि मैं लाल बिहारी सिंह की दुष्टता को कदापि माफ़ नहीं कर सकता, या तो वही इस घर में रहेगा या फिर मैं इस घर में रहूँगा, ये बातें लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुनते रहे थे। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान न करता था। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते थे। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब लाल बिहारी ने अपने से ड्योढ़े जवान को, ड्योढ़ा अर्थात 2.5 गुना ज़्यादा बलवान ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था, तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसके ऊपर 5 रुपये लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। क्या किया था? उसने अपनी माता समान भाभी पर गुस्से में बुरी बातें कही थी तथा खड़ूक से वार किया था। इस घटना पर वो खुद भी शर्मिंदा था। भाई के आने से एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती जा रही थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज जब उसने सुना कि वे निर्दयता की मूर्ति बने हुए हैं तो वह सोचने लगा कि वह मूर्ख था। परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता जितना
कि भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता लाल बिहारी से सहन नहीं हो पाया। वह रोता हुआ घर के अंदर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कि किसी को पता न चले कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर खड़ा होकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं भी जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। तो छात्रों, यहाँ तक हमें पता चलता है कि लाल बिहारी से जो भी कृत्य हुआ था या उसका जो व्यवहार बना था अपनी भाभी के तरफ, वो गुस्से के जोफ में था। वहाँ पर उसका कोई इरादा नहीं था कि वो अपनी भाभी पर चोट पहुँचाए। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए अर्थात पिता से जो बात कर रहे थे वो अपने कमरे की तरफ आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागते हों। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में ही पछता रही थी। उसे भय हो रहा था। वो सोच रही थी कि अब कैसे होगा, क्योंकि वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और बिगड़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर भी झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहें तो कैसे क्या करूंगी। इस बीच में उसने जब लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कौन सी वस्तु है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने तुरंत कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोले, तो मैं क्या करूं? आनंदी फिर बोली, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ आनंदी के गुजारिश पर बोले, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी बोले, पछताओगे, कह देती हूँ, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा न हो कि कहीं चल दे। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो छात्रों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाल बिहारी घर छोड़कर जाने की बात तो कहता है, लेकिन वह अभी भी इंतज़ार कर रहा है, इस उम्मीद में कि भाई का गुस्सा शांत हो, भाई उसे क्षमा कर दे। लाल बिहारी इतना कहकर लौट ही पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर के देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी पूछती है, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। छात्रों, ये एक वाक्य ऐसा है कि जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे, तो इस संसार में एक ही जगह ऐसी है जहाँ पर कोई किसी का मुंह नहीं दिखता, वो है स्मशान। अर्थात आत्महत्या की बात शायद, या आत्महत्या का इरादा लाल बिहारी की बातों से, उसकी भावनाओं से आनंदी भाप गई। आनंदी तुरंत बोली, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी कहते हैं, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मुझे जाने दो। आनंदी फिर कहती है, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। तो छात्रों, सौगंध अर्थात कसम खिलाना, और दूसरा पग आगे न बढ़ाना मतलब एक कदम भी आगे न रखना।
तभी लाल बिहारी बोले, जब तक मुझे यह न मालूम हो कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। फिर आनंदी बोली, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारे ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने भी कांपते हुए स्वर से कहा, लल्लू इन बातों को अब बिल्कुल भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो उठे और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना उसी ने इन्हीं शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो छात्रों, यहाँ पर बेनी माधव सिंह भी कहते हैं बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो इस वाक्य से दो तात्पर्य निकलते हैं कि स्त्री शक्ति स्वरूप है। स्त्री चाहे तो घर परिवार संसार का निर्माण भी कर सकती है, स्त्री चाहे तो घर परिवार का नाश भी कर सकती है। स्त्री में ही इतनी बुद्धि क्षमता है कि वो समय एवं संदर्भ को देखकर अपना अहंकार त्याग कर, अपने गुस्से को त्याग कर, अपने परिवार की खुशी के लिए अपने ऊपर हुए अत्याचार को भी भुला सकती है और किसी को भी माफ़ कर सकती है। ये स्त्री का उदार भाव होता है, उसके हृदय की विशालता होती है। ये आनंदी के स्वभाव से यहाँ पर पता चलता है। इसलिए लोग कहते हैं बड़े घर की बेटियाँ ऐसी ही होती हैं, मतलब संस्कारों से संपन्न घर की बेटियां कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं देती। समय आने पर वो अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपने गुस्से को टालकर अपने परिवार की खुशी को बनाए रखती हैं। तो इस प्रकार आपका पहला पाठ संपूर्ण होता है। हम आशा करते हैं कि आप पाठ के अंत में दिए हुए सभी लघुत्तरीय 1 मार्क और दीर्घोत्तरीय 3 मार्क्स के सारे प्रश्नोत्तर जो हैं, क्वेश्चन आंसर जो हैं, वो लिख कर रखिए और समय मिलने पर या फिर जैसे ही कक्षाएं शुरू होंगी हम उन्हें देखकर करेक्शंस वगैरह डालकर आपको दे देंगे, ताकि परीक्षा की दृष्टि से जब आप पढ़ाई करो तब सही प्रश्नोत्तरों की पढ़ाई करो और सही प्रश्नोत्तर लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सको। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ हम उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।